गुड मॉर्निंग दोस्तों। उपनिवेशवाद के तृतीय चरण में हम देखते हैं कि किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन शुरू होता है और उसका परिणाम औपनिवेशिक राज्यों पर भी पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अगर आप कॉलोनाइजेशन का थर्ड पीरियड आपको समझना है, जो सामान्यतः भारत के संदर्भ में 1857 के बाद से शुरू होता है, 1857 के बाद से, तो आपको पहले विश्व को एक तरफ रख देना है और उसी विश्व में से भारत को अलग कर देना है और अलग अलग करके आपको समझना पड़ेगा तृतीय चरण को, उपनिवेशवाद के तृतीय चरण को। हमने विश्व को एक तरफ इसलिए कर दिया है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक पैटर्न में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में किसी भी तरह का अगर कोई चेंज होगा तो उस चेंज के अनुकूल भारत को भी बदला जाएगा। भारत में भी अपनी रणनीतियां बदली जाएगी। भारत से जो आशाएं हैं, भारत के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसमें भी परिवर्तन होना लाजमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत इसी वर्ल्ड का हिस्सा है और उसी वर्ल्ड में है एक विकसित औद्योगिक देश जिसका नाम है ब्रिटेन और जिसके कॉलोनी है भारत। तो इसीलिए हमको सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में 1860 के दशक से क्या क्या चेंज आता है और उस चेंजेस का क्या कॉन्सिक्वेंस या क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर, इसी से हमको निर्धारित करने में सरलता होगी कि उपनिवेशवाद की तृतीय चरण की विशेषता क्या थी, या आने वाले 100 वर्षों तक भारत में जो शासन किया गया उस शासन की चरित्र क्या थी, दिशा क्या थी, उद्देश्य क्या थी। तो आइए देखते हैं। ये वो दौर है जब विश्व के वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय औद्योगिकरण की हवा पूरे विश्व में तेजी से फैलने लगती है और कल तक जो ब्रिटेन जैसे देश औद्योगिकरण के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व जमा करके बैठे हुए थे, अब उनके लिए ये चुनौती शुरू हो जाते हैं। अब सिर्फ ब्रिटेन ही औद्योगिक देश नहीं रह गया, बल्कि जापान और अमेरिका भी इसको चुनौती देने लगे हैं। जैसे ही एक देश से हटकर कई देश जब औद्योगिकीकृत होने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि वो बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि अमेरिका और जापान जैसे देश और अन्य फ्रांस जैसे देश भी तेजी से औद्योगिकीकृत होने लगे? तो इसके कारण ये था कि इस समय देखा जाए तो यूरोप में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास होना शुरू हो गया था। इसी समय नए नए उद्योग स्थापित किए जाने लगे थे, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, आंतरिक दहन वाले इंजन का विकास होने लगा था, जिसमें पेट्रोल को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। बिजली का प्रयोग अब इंडस्ट्री में किया जाने लगा। तो ये सब जो नई तकनीकी परिवर्तन हुआ, इससे विश्व में बड़ी तेजी से औद्योगिकरण शुरू हुआ और उसका विस्तार धीरे धीरे ब्रिटेन से परे जा करके, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट से परे जा करके एशिया कॉन्टिनेंट तक फैल गया और कई देश जो स्वतंत्र थे या इंडिपेंडेंट थे वो धीरे धीरे औद्योगिकीकृत होने लगे और इनके औद्योगिकरण का परिणाम यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगा। ध्यान रखना है कि ये वही काल है जिस समय पूरे विश्व की इकोनॉमी में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। खास करके संचार और परिवहन के क्षेत्र में सड़क मार्ग का निर्माण तेजी से शुरू हो गया, शिपिंग का विकास शुरू हो गया। तो यातायात एवं परिवहन के साधनों के विकास से औद्योगिकरण को और ज्यादा बल मिला और ये सारी विशेषताएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो नवीन चेंजेज आया या न्यू चेंजेज आया, उससे ग्लोबल कंपटीशन जनरेट हो गया या ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का निर्माण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का सृजन हो गया। अब स्वाभाविक है कि अगर ब्रिटेन कल तक अकेला बादशाहत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रखा हुआ था, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई उसको चुनौती देने वाला बाजार में उपस्थित हो गया है तो उसको अपने स्ट्रेटेजी और रणनीति बदलना ही पड़ेगा। जहां जहां उसका कॉलोनी है उसी में एक कॉलोनी भारत भी है, इसलिए हमने इधर भारत को कर दिया है
कि यहाँ पे जो जो चेंज हुआ, जो जो चुनौती ब्रिटेन को मिल रहा है, अब उस चुनौती के प्रत्युत्तर में या उसी चुनौती के अनुरूप अपनी रणनीतियां भारत में वो बदलेगा। और बदलने के बाद जो जो यहाँ पे बदलाव होगा उसी से नई नई समस्याएं भी उत्पन्न होगी और उसका नया नया समाधान भी उत्पन्न किया जाएगा। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये परिवर्तन हुआ कि विश्व तेजी से औद्योगिकृत होने लगा। जापान, अमेरिका जैसे देश भी अब उद्योगों के या औद्योगिक उत्पादन के केंद्र होने लगे। जैसे ही औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सेंट्रलाइजेशन था, औद्योगिकरण का जो केंद्रीकरण था ब्रिटेन में, उससे जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन हुआ या आप कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण शुरू हुआ औद्योगिकरण का। औद्योगिकृत देशों का अब सिर्फ यूरोप ही केंद्र नहीं रह गया बल्कि एशिया और अमेरिका भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में बाजार में चुनौती बढ़ा और उस चुनौती से कई तरह की और चुनौतियां पैदा होगी। क्या चुनौती पैदा होगी कि अब इन नवीन औद्योगिकृत देशों में भी कच्चे माल का डिमांड शुरू हो गया। इनको भी अपने उद्योगों में उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब इस कच्चे माल के साथ साथ इन्हें और भी जरूरत था। विनिर्मित वस्तुओं के बाजार की मांग शुरू हो गई। कल तक सिर्फ ब्रिटेन के लिए कच्चा माल और बाजार की जरूरत था, तो अब अमेरिका और जापान जैसे देशों के लिए भी कच्चा माल और बाजार की आवश्यकता होगी। तो स्वाभाविक है कि इसके लिए अब संघर्ष शुरू होगा। याद रखिए, ये वही दौर है जब दो वर्ल्ड वार होता है, 1914 में और 1939 में, 1914 में भी और 1939 में। और ये सब के सब उपनिवेश को, कॉलोनी को हासिल करने के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि अब बहुध्रुवीय औद्योगिकरण हो गया है। किसी एक पोल पे या किसी एक कॉन्टिनेंट में औद्योगिकरण नहीं हुआ है, कई देशों में हो गया है। अब इन देशों के सामने जो चुनौती था, जो नवीनीकृत देश थे, उनके सामने जो चुनौती था वो था कच्चा माल की और खाद्यान्न की। कच्चा माल इसलिए क्योंकि उनके पास जो संसाधन था वो सीमित संसाधन था और उन सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन नहीं कर सकते थे और अधिकतम उत्पादन करने के लिए उन्हें बाजार से अतिरिक्त कच्चे माल की आवश्यकता थी और इसकी भरपाई करने के लिए वो अलग अलग बाजार ढूंढने लगे। दूसरा, उनके यहाँ जो कृषक, जो कल तक खाद्यान्न उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, अपने कुटीर उद्योग का काम भी करते थे, घरेलू उत्पादन करते थे, वितरण करते थे या बिक्री करते थे, अब वो जो किसान मजदूर कल तक खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करता था, जब फैक्ट्री में वहां भी काम करने लगा तो उन देशों में खाद्यान्न की कमी होना स्वाभाविक हो गई। ऐसी स्थिति में इन नवीनीकृत औद्योगिक देशों में भी खाद्यान्न का मांग बढ़ गया और उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो स्वाभाविक है उसके लिए कोई और जगह तलाशा जाएगा और उसी जगह का नाम कॉलोनी होगा। यानी नए उपनिवेशों के लिए भी अब संभावना बढ़ती चली गई। तीसरा, इस दौर का हम अभी विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि विश्व में क्या क्या चेंज आ रहा है। ये सारे चेंजेस को जब हम समझ लेंगे तो देखेंगे कि इसी के अनुरूप भारत में भी नीतियां बदली जा रही है। तो तीसरा इस समय जो चेंजेज आया वो ये आया कि इस समय जो पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठा करके अतिरिक्त पूंजी संचय कर लिए थे, अब उस संचित पूंजी का भी उपयोग करने की उनकी लालसा बढ़ी। क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि जो पहले से औद्योगिकृत देश था, जो 18वीं सदी से ही औद्योगिकरण की ओर बढ़ चुका था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश, तो इन देशों में जो नोबल्स क्लास था, जो कुलीन वर्ग था, जो कैपिटलिस्ट था, जिसके पास अतिरिक्त पैसा हो गया था, अब उस पैसे को और इन्वेस्ट करना चाहता था ताकि वो इन्वेस्ट करके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। अब इसके लिए भी बाजार की तलाश शुरू हो गई। अब बाजार कहां खोजा जाएगा? तो वो बाजार फिर से कॉलोनी के रूप में खोजने की शुरुआत होगी। देखेंगे कि आप इस समय पूंजी निर्माण करना या पूंजी की व्यवस्था करना आसान हो गया, क्योंकि इसी समय विश्व में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, आधुनिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारिक संघ, कॉरपोरेशन, निगम की शुरुआत हो चुकी थी। इससे आसानी से इन कैपिटलिस्टों को आवश्यकता के अनुसार पूंजी मिल जाता था। अब इस अतिरिक्त पूंजी का उपयोग करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जगह तलाशी जाने लगी और इसके लिए जिनके पास कॉलोनी था
वो अपने कॉलोनी को और ज्यादा कंट्रोल में करने लगे और ज्यादा सशक्त नियंत्रण करने लगे ताकि कोई दूसरा उसमें घुसपैठ न कर जाए। तो दूसरी ओर जिसके पास कॉलोनी का कमी था या उपनिवेश का कमी था या सीमित था, वो नए कॉलोनी की तलाश में, नए उपनिवेश की तलाश में भटकने लगे। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में आप देखेंगे कि पूरा विश्व विभाजन की दौर से गुजरने लगा। एक तरफ वो जिनके पास ऑलरेडी कॉलोनी है और एक तरफ वो जिनके पास कॉलोनी नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा रखने लगे और संशय और विरोध के भाव से भर गए और ये तलाश करने लगे कि हमें अवसर मिले कि कोई नया कॉलोनी मिले ताकि हम अपना बाजार के रूप में उसे यूज कर सके, वहाँ इन्वेस्ट कर सके, वहाँ के रॉ मटेरियल को ले सके और ये एक नया दौर शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जिन देशों में इस तरह की हवा या इस तरह की बयार बह चुकी थी, जहां पे औद्योगिकरण हो गया था, जहां पे बहुसंख्यक आबादी मेट्रोपोलिस या महानगरों में रहने लगी थी, उन महानगरों में रहने वाले मजदूरों की स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी। गंदे घरों में रहा करते थे जिसमें रोशनी नहीं हुआ करता था, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं, जीवन स्तर थोड़ा सा नीचा हो गया था। ऐसी स्थिति में उनके अंदर भी एक असंतोष का भाव कैपिटलिस्टों के प्रति पैदा होने लगा था। तो इस दौर में एक नवीन प्रवृत्ति आपको दिखाई देता है कि जो साम्राज्यवादी या मेट्रोपोलिस स्टेट है, जैसे ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देश, फ्रांस जैसे, पुर्तगाल जैसे साम्राज्यवादी देश, उनके यहाँ एक नया नेशनलिज्म की भावना पैदा किया जाता है ताकि राष्ट्रवाद के नाम पर सामाजिक जो अलगाव हो रहा है उसको दबाया जाए। ये एक नया ट्रेंड शुरू होता है और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन सारे ट्रेंडों के वजह या इन सारे ट्रेंडों के बयार भारत में भी पहुंचेगी और भारत भी उससे प्रभावित होगा और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी नए नए तरह का प्रयास, नए नए तरह का प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया शुरू किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो साम्राज्यवाद में एक नई चीज मिलती है, आक्रामक राष्ट्रवाद का उदय होता है। हाइपर नेशनलिज्म का इस समय उदय हो जाता है। हाइपर नेशनलिज्म इसलिए उदय हो जाता है क्योंकि इस समय साम्राज्यवादी राज्यों में क्लास डिवीजन शुरू हो जाता है, वर्ग विभाजन शुरू हो जाता है। एक कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, तो दूसरी ओर लेबर क्लास है, मजदूर क्लास है। अब इन दोनों के बीच में एक वर्ग भेद शुरू होने लगता है। कैपिटलिस्ट जहां रिच होते चले जाता है, वहीं लेबर का स्थिति या तो उसी लेवल पे है या फिर उसका और डाउन होते चले जा रहा है। तो इसके अंदर एक तरह से अनसेटिस्फेक्शन या असंतोष का भाव पैदा होने लगता है। इस असंतोष के भाव को संतुलित करने के लिए हाइपर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का उदय होता है। ये सब के सब 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू होता है, 1860 के लगभग, 1860 के दशक से। तो हाइपर नेशनलिज्म क्या है? तो लोगों को कुछ ऐसी घूंटी पिलाई जाती है ताकि उनके अंदर जो असंतोष है वो धीरे धीरे दब जाए। इसी समय यह एक तरह से एक राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह की रणनीतियों को अपनाई जाती है ताकि लोग अपने अंदर ही, अपने ही देश में विरोध न करें। और अगर यहाँ पे विरोध, प्रतिक्रिया, बगावत शुरू हो जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव उसके कॉलोनी पर भी पड़ेगा। इसलिए उसको दबाने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। इसी समय यह नारा दिया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य या ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ताकि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो कम्युनिटी है, वहां का जो क्लास है, उसके अंदर एक गर्व की ग्लोरियस का फीलिंग है, गर्व की भावना है। दूसरी ओर आप देखेंगे तो फ्रांसीसी जो हैं वो अपना सिविलाइजिंग मिशन शुरू करते हैं और सिविलाइजिंग मिशन के माध्यम से फ्रांस के नागरिकों को, फ्रांस के कॉलोनी को एक रखने की कोशिश करते हैं। याद रखना है इन सबों के पीछे कारण क्या है? तो इन सबों के पीछे कारण है इंटरनेशनल कंपटीशन या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। किस स्तर पर? तो इकोनॉमिक स्तर पर। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे देश औद्योगिकृत हो गए हैं, बहुत सारे देशों को कच्चा माल चाहिए, बहुत सारे देशों को बाजार चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने पास जो है उसको ही बचाए रखना है और उसी बचाए रखने के लिए अब इसका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क करना शुरू कर दिया जाता है या पॉलिटिकल आकार देने की शुरुआत हो जाती है। तो फ्रांस में सिविलाइजिंग मिशन की शुरुआत हो जाती है। तो दूसरी ओर अगर जापान को देखें तो जापान एक नया मिशन पेन एशिया के कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, यानी कि अखिल एशियावाद का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है और पूरे एशिया उपमहाद्वीप को अपनी ओर
रखने के लिए कोशिश करता है, ताकि वो भी एशिया के बाजारों पर कम से कम अपना नियंत्रण रख सके और एशिया में उसके खिलाफ किसी तरह का बगावत ना हो, विरोध ना हो। इसके लिए वो एक नया आप कह सकते हैं कि नारा लेकर के आता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां हैं, इन अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अब हमको भारत में प्रवेश करना होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, यानी ब्रिटेन और ब्रिटेन से अलग विश्व के अन्य देशों में किस तरह की आबो हवा में परिवर्तन हुआ है, आर्थिक राजनीतिक, उसका परिणाम अब हमको भारत में देखना है। तो इसका भारत में अगर देखें तो आपको देखना यह है कि भारत में ब्रिटेन को अन्य देशों से चुनौती मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भारत में भी नीतियों में परिवर्तन शुरू किया जाता है। क्या क्या नीतियों में परिवर्तन किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि भारत पर अपने पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए इन पॉइंट बाय पॉइंट तथ्यों को समझ करके आप समझ सकते हैं कि क्या क्या किया गया। तो सबसे पहला जो ये किया गया कि कल तक जो उदारवादी साम्राज्यवादी नीति था, मॉडरेट इंपेरियलिस्ट पॉलिसी पे जो भारत को शासित किया जाता था, ये सोच करके कि हम कुछ इस तरह से भारत में रूल करें, इस तरह से शासन करें ताकि, और भारतीयों को कुछ इस तरह से शिक्षित करें ताकि उन पे हमको बल का प्रयोग ना करना पड़े और एक जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो हमारे अनुकूल सोचे और कार्य करे। इसलिए आधुनिक शिक्षा को लाया गया, नए नए सुधार करने की प्रयास की गई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया ताकि हम इनको हैबिचुएट बना दें और हमेशा जो एक प्रशासनिक खर्च हमको या सेना पे खर्च करके हमको इनको कंट्रोल में करना पड़ रहा, उससे हमको निजात मिल जाए और ये हमारे अनुसार, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक माइंडसेट को ही चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। किस नाम पे, तो मॉडरेट इंपेरियलिज्म के नाम पे या मॉडरेट इंपीरियल पॉलिसी के नाम पे, उदारवादी साम्राज्यवादी नीति के नाम पे, जिसमें यह सोचा गया कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, स्वशासन जैसे लॉलीपॉप पकड़ा करके इनको आधुनिक शिक्षा दे करके हम अपनी ओर मिला लें, अपने अनुसार सोचने पर मजबूर कर दें और जब हमारे अनुसार सोचने लगेंगे तो ये हमेशा के लिए हमारे बाजार बन जाएंगे। लेकिन ये दौर ज्यादा देर तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रतियोगी खड़ा हो गए। अब वो लॉलीपॉप लेकर के तैयार बैठे हुए हैं। तो इस ऐसी स्थिति में अब ब्रिटेन को या ब्रिटिश साम्राज्य को अपने नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा और उदारवादी साम्राज्यवादी नीति के जगह पर अब प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी नीति ने स्थान ले लिया। प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी नीति ये नीति है जो भारतीयों के प्रतिक्रिया या भारतीयों के एक्शन के खिलाफ रिएक्शन करना है। अगर भारतीय कुछ भी यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा स्थापित कानून और व्यवस्था के खिलाफ जाकर के कुछ कदम उठाते हैं, बगावत करते हैं, विरोध करते हैं, तो तुरंत कड़े कानूनों के माध्यम से उनको अपने नियंत्रण में लेना है। आप देखेंगे इसी समय रॉलेट एक्ट आया है लिटन के द्वारा। आप इसी समय देखेंगे जालियांवाला बाग कांड हुआ है। इसी समय असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई है। तो भारत में कई तरह के कानून, कई तरह के प्रेस एक्ट लाए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जाने लगा। ये सब के सब का उद्देश्य एक ही था कि अब किसी भी तरह से इनको अपने कब्जे में, कंट्रोल में बनाए रखना है। इससे पहले तक थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी अपनाई गई थी, लेकिन 1857 का बगावत हो चुका था और उस बगावत के परिणाम स्वरूप इनका दिमाग खुल चुका था कि भारतीयों को अब कंट्रोल करना है तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और अधिक शक्ति, और अधिक कानून, और अधिक प्रशासन का घुसपैठ शुरू किया गया। शासन की जकड़ और मजबूत की गई। ये प्रतिक्रियावादी नीति आप कर्जन के नीतियों में देख सकते हैं, रिपन के नीतियों में देख सकते हैं, डफरिन के नीतियों में देख सकते हैं। कर्जन ने प्रशासन के नाम पे बंगाल को विभाजित कर दिया ताकि राष्ट्रवाद न पनपे, लोग उसका विरोध न करें किसी भी तरह से। याद रखना ये सब के सब इससे पहले जो उदारवादी साम्राज्यवादी नीति लाई गई थी उसी की पैदाइश थी। अब इससे ब्रिटिश एम्पायर सचेत हो गया और यह सोचने लगा कि इस नीति से काम नहीं चलेगा और सशक्त प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी नीति लाई। दूसरी ओर अगर हम देखें तो भारत में इस समय ब्रिटेन के पूंजीवादी जो न्यू कैपिटलिस्ट थे या जिनके पास सरप्लस कैपिटल था, उनको इन्वेस्ट करने के लिए और ज्यादा अवसर दिया गया ताकि भारत में और ज्यादा पकड़ मजबूत हो जाए।
और ज़्यादा यहाँ से अतिरिक्त धन को ले जाया जाए, उसका यूज़ किया जाए। इसीलिए इस दौर में, इससे पहले आपको पता ही है, मुक्त व्यापार का दौर था जिसमें निवेश करने के निजी से लेकर के कई कंपनियों को अवसर दिया गया था कि आप आकर के ब्रिटेन में, भारत में निवेश कर सकते हैं। उससे पहले अगर देखें फर्स्ट फेज में 1813 तक का, 1757 से 1813 तक का, तो एक अधिकार का काल था, सिर्फ और सिर्फ कंपनी व्यापार करता था। दूसरे काल में हम देखें मुक्त व्यापार, यानी कि ब्रिटेन के कई पूंजीपतियों को अवसर दिया गया कि आप भारत में आकर के इन्वेस्ट कीजिए। अब तीसरे दौर में उसको और ज़्यादा खोला जाता है ताकि और ज़्यादा ब्रिटिश उद्योगपति और पूंजीपति भारत में आकर के इन्वेस्ट करें। इसीलिए क्यों किया गया? क्योंकि भारत के हर एक क्षेत्र में ब्रिटिशर्स अपने पूंजी को निवेश करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके और भारत के एक एक क्षेत्र, एक एक व्यवसाय, एक एक व्यवस्था पर नियंत्रण हो सके। इसीलिए आप इस समय देखेंगे कि कई क्षेत्रों में लगभग 1850 के बाद से बहुत बड़ी रकम भारत में निवेश की जाने लगी। जैसे रेलवे में भारत सरकार को ऋण दिया गया, बागानों में, चाय बागान, नील बागान में, कोयला में, खान में, जूट के कारखाने खोले गए, शिपिंग जहाज, समुद्री जहाज का निर्माण किया जाने लगा, इस बैंकिंग व्यवस्था की विकास की गई। इन सारे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पूरे इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटेन के पूंजीपतियों के कब्जे में या जकड़न में ला दिया गया। अब इसके बाद क्या किया गया? तो इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का जो भी क्षेत्र था, इकोनॉमिक सेक्टर, वो धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजीपतियों के गिरफ्त में चला गया। आप देखेंगे कि इस समय प्रशासन को भी नौकरशाही के माध्यम से, प्रशासन एवं नौकरशाही के माध्यम से भारत को और ज्यादा ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई। नौकरशाही का प्रवेश अब गांवों तक हो गया। यहां पर विशाल सेना का निर्माण किया गया और आप देखेंगे कि इस सेना ने जो भारत में सेना का गठन किया, लगभग यहां से जो उत्पादन होता था, भारत में जो उत्पादन होता था, उसका 52% हिस्सा, भारत में उत्पादित वस्तुओं का 52% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सेना में खर्च किया जाता था या सेना के द्वारा उपभोग किया जाता था। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए कितनी विशाल सेना की गठन कर दी गई थी। याद रखना है, इससे पहले 1857 का रिवोल्ट हो चुका है और उसके बाद भी भारत में विद्रोह का दौर चल रहा है। तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई इसके चुनौती या कई प्रतिस्पर्धी देश खड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट देश, वो ताक लगा के बैठे हुए हैं कि ब्रिटेन की पकड़ कमजोर हो कि हम भारत में प्रवेश करें। ऐसी स्थिति में इसको मजबूत और विशाल सेना जरूरी था। तो और वो विशाल सेना का खर्च देखें तो लगभग 52% कंजम्पशन वो स्वयं करता था। और ये सेना से के मदद से ब्रिटिश को या ब्रिटिश एम्पायर को या मेट्रोपोलिस या साम्राज्यवाद को अपने उपनिवेशों को सब विस्तृत करने और मजबूत करने में बहुत सहयोग दिया। अफ्रीका में उपनिवेशवाद का विस्तार करने में भारतीय सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस समय एक और चीज आपको देखने को मिलेगा कि जब कल तक जो उदार साम्राज्यवादी नीति के तहत भारतीयों को थोड़ी बहुत सत्ता में और शासन में भागीदारी देने की बात की गई थी, अब डर से संशय पूर्वक ये नीति का परित्याग कर दिया गया और स्वशासन के लिए भारतीयों को सदा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया कि भारत के लोग इतने काबिल नहीं है, इतने शिक्षित नहीं है, इतने जागरूक नहीं है कि वो ये इस विशाल साम्राज्य को एक रख सकें, भारत के शासन को संचालित कर सके, सेवाओं को प्रॉपर या सही तरीके से वितरित कर सकें। इसलिए उन्होंने भूगोल के नाम पर कि भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है, जाति के नाम पर, वातावरण के नाम पर, हिस्ट्री के नाम पे, धर्म के नाम पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन के नाम पे ये बहाना दे दिया गया कि भारत इस काबिल नहीं है कि उसे स्वशासन दिया जा सके, यानी भारत को स्वशासन के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। याद रखिए 1916 में यही दौर है जब तिलक और एनी बेसेंट जैसे लोग होम रूल लीग मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। इसी समय असहयोग आंदोलन गांधी के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसी समय स्वराज्यवादियों का आंदोलन शुरू किया गया है। यानी ये वो दौर है 1860 से, जब इसी समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई है। यानी ये वो दौर है थर्ड फेज उपनिवेशवाद का
1860 से 1947 तक का लगभग 100 वर्षों का शासन, जो पूरी तरह से उथल पुथल का दौर है। और इस उथल पुथल के दौर में ब्रिटिश एम्पायर का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से भारत पर नियंत्रण को खोया ना जाए। इसके लिए और ज्यादा कठोर नियमों का पालन किया जा रहा है। तो दूसरी ओर भारत में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हो रही है। तीसरी ओर विश्व कम्युनिटी या वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड के वो औद्योगिकृत देश जो नए नए पूंजीपति या के मदद से बड़े बड़े विशाल उद्योगों की स्थापना कर ली है, वो अलग गिद्ध की निगाह से भारत को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भारत के सामने परिवेश पैदा हो जाता है। तो भारत को यहाँ पे ये कह करके अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है कि भारत में भौगोलिक विविधता है, जाति है, धर्म है, राजनीतिक उपलब्धि, इतिहास के नाम पे कई ऐसे कारण दे करके, तर्क दे करके इसे अयोग्य या आप कह सकते हैं कि गैर काबिल घोषित कर दिया जाता है कि आप इसके काबिल नहीं है। तो क्या ये व्यवस्था चलता रहेगा? दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं कि भारत में एक नवीन बुद्धिजीवी वर्ग का भी उदय हो गया है। 1835 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से या नई शिक्षा नीति के आने से आधुनिक शिक्षा का भारत में विकास हुआ था। इससे बंगाल जैसे राज्यों में और विशेष करके उन राज्यों में जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन का औद्योगिक या बाजार का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था, उन क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे एक नया वर्ग का विकास हुआ, जिसे हम इंटेलेक्चुअल क्लास या बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। अब वो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को धीरे धीरे इनके अनुरूप भी ढालता है और अपने समाज और संस्कृति में भी सुधार करने की कोशिश करने लगता है। जैसे आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे लोग, केशव चंद्र सेन जैसे लोग, और भी जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हुए, वो समाज सुधार के माध्यम से ब्रिटेन के समक्ष या ब्रिटिशर्स के समक्ष भारतीयों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इससे अंग्रेजों के मन में संशय पैदा होने लगता है कि कहीं ये हमारी तरह अगर हो जाएंगे, हमारी तरह ही अगर इनका भी बुद्धि हो जाएगा, हमारे लेवल के हो जाएंगे, तो फिर भारत पर हमको टिकना ज़्यादा दिन संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं कि यहाँ के जो प्रतिक्रियावादी संस्थाएं हैं, जो इन सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, जो रूढ़िवादी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं, उनको अब ये प्रमोट करना शुरू करते हैं। यानी चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी पर ब्रिटेन काम करने लगता है। तो कुल मिला जुला करके ये देखा जाए तो ब्रिटिश की पॉलिसी इस समय कुछ भारत के संदर्भ में ये रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था हमेशा ही बने रह सकता था, क्योंकि ये जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य के साथ भारत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में एक नई पीढ़ी खड़ा हो गई थी जो इनके किसी भी तर्क को, किसी भी आश्वासन को, किसी भी प्रणाली को पूरी तरह से आंख बंद करके स्वीकार करने को तैयार नहीं था, और उसमें वो सुधार की मांग निरंतर करता रहा। कई संगठनों की स्थापना हो गई, और कांग्रेस की स्थापना के बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट का दौर ही शुरू हो गया। भारत में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना की उद्भव शुरू हो गई, और ये राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना औद्योगिक देशों से ही आया था, शुरू किया था इन्होंने अपने ही राज्य को, अपने ही साम्राज्य को बनाए रखने के लिए, उसको निरंतर रखने के लिए। लेकिन उसकी हवा इधर भी पहुंच गई। आप देखेंगे कि इस समय अमेरिका में क्रांति हुआ है, अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। रसिया में देखें तो रसिया रेवोल्यूशन हुआ है 1917 में, रशियन क्रांति, तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो पूरे विश्व एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और ब्रिटेन ये चाहता है कि इस परिवर्तन के दौर के विरुद्ध या विपरीत जाकर के हम अपने उपनिवेशों में यथास्थिति बनाए रखें, जो संभव नहीं था। तो उपनिवेश का तीसरा दौर कुछ इस तरह का चरित्र प्रस्तुत करता है, और इसका परिणाम अंततः ये होता है कि पूरे औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रवाद की लहर फैल जाती है, राष्ट्रीयता का बोलबाला होने लगता है, औपनिवेशिक सत्ता या साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ बगावत शुरू हो जाता है, आंदोलन और विद्रोह का दौर शुरू हो जाता है, और फाइनली एशिया, अफ्रीका के कई औपनिवेशिक देश धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके आप देख सकते हैं कि तीसरा चरण या फाइनल स्टेज उपनिवेशवाद का क्या रहा। तो ये औपनिवेशिक शासन का एक तरह से 200 सालों का अकाउंट है या चरित्र चित्रण करता है, बताता है कि पिछले 200 सालों में भारत में जो हुकूमत किया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा, वो किन रणनीतियों पर, किन उद्देश्यों पर किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये मोटा मोटी आपसे
आपको समझ विकसित करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आप इससे कई तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कई तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण बताइए। अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा तो ये बात पूछा जा सकता है कि उपनिवेशवाद के जो तीनों फेजेज है उसमें तुलनात्मक बताइए, क्या क्या फीचर अलग अलग है। या आपसे पूछा जा सकता है कि 200 सालों तक जो भारत में औपनिवेशिक शासन की गई, उस औपनिवेशिक शासन का चरित्र चित्रण कीजिए, कैरेक्टर बताइए। पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉलिसी कब एडॉप्ट की गई, फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या था। ये पूछा जा सकता है कि किस दौर में किसी क्षेत्र विशेष में जो इन्वेस्टमेंट किया गया क्यों किया गया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, भारत में विद्रोह आंदोलन का दौर क्यों शुरू हुआ। तो सब का कारण यही है, सब कुछ इसी में आपको मिलेगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं।